अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो यूनिट 9 से रिलेटेड हैं और यूनिट 9 के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ है। लेकिन वैरायटी ऑफ लाइफ में से मैंने किंगडम एनिमिलिया को एक्सक्लूड किया है क्योंकि बहुत बड़ा एक यूनिट बन जाता। किंगडम एनिमिलिया को हमने यूनिट 10 के अंदर प्लेस किया। तो इस यूनिट में वायरसेस हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट इन एवोल्यूशन। अच्छा, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी को ओवरव्यू करने की कोशिश की है क्योंकि उन्होंने भी कोई यूएचएस वालों ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो इसलिए इसको मैंने ज़रा स्मार्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। पहले टॉपिक्स जो हैं वो ये देखिए, ये सिलेबस है किंगडम प्रोटेक्ट। तो इस यूनिट का प्रोटोक्टिस्टा है, फंजाई, प्लांटी, वायरसेस में स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस हैं एड्स के हवाले से, और एवोल्यूशन के दो टॉपिक्स हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी-वेन थ्योरम और फैक्टर्स वगैरह। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के वायरसेस को चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ये डिस्कवर किया एक्चुअली कि पोर्सिन फिल्टर्स में से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, लेकिन वो एजेंट जो कि रेबीज कॉज करते हैं, जो कि पागल जानवरों काटने से होता है, उसका एजेंट पास हो जाता है। एवेनॉस्की ने फिर टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया, फिर स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन की और उससे पता चला कि इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, अगर हम देखेंगे जिनोम दो तरह का होता है, डीएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं। अच्छा, कुछ में एनवलप होता है, जिनमें एनवलप होता है उनको एनवलप बोलते हैं, जिनमें एनवलप नहीं होता उनको नेकेड कहा जाता है। एनवलप आता है एक्चुअली होस्ट की सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। फिर शेप है, एनिमल और प्लांट वायरस और फेज, तीन इसमें बड़ी कैटेगरीज आ जाएंगी। जो एनिमल और प्लांट वायरसेस हैं वो पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं शेप को। हेलिकल हो सकते हैं, एनवलप्ड हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जो फेज हैं वो दो तरह के, क्यूबिकल और हेलिकल। जो क्यूबिकल हैं वो आइकोसाहेड्रल होता है जिसमें 20 उसके फेसेस होती हैं, ठीक है, और हेलिकल में रॉड शेप है। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमर से स्मॉल यूनिट से मिलकर बनती है, और हर वायरस में कैप्सोमर्स की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे हर्पीज में 152 है, एडिनो में 252 हैं। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, जो मोस्ट फेज वायरसेस हैं उनमें हेड और टेल होती है। हेड उसमें पॉलीहेड्रल है और टेल उसके अंदर रॉड शेप है। आप कुछ डायग्राम्स हैं, ये देख लीजिए। इकोसाहेड्रल है कि इसके 20 फेसेस बनते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। क्योंकि 3D शेप नहीं है तो इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे फेसेस उसके होते हैं। फिर आप देखोगे एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड, ये है एनवलप्ड वायरस। ये देखें ना, ये वही चीज़ है कि ये इसका कैप्सिड है, ये इसका आरएनए, इसके कोई एनवलप नहीं है, तो ये नेकेड है, नॉन एनवलप्ड है। लेकिन इसने क्या किया है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को, या जिस सेल को इसने अटैक किया उसकी मेम्ब्रेन को रैप अप कर लिया, अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना ली। ये एनवलप्ड वायरस है। अच्छा, ये हेलिकल वायरस है, इसकी शेप इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म के अंदर है। इसका ये आरएनए, इसके इर्द गिर्द कैप्सोमर है, पॉलीहेड्रल है, ठीक है, जिसकी मैनी उसकी शेप्स बन जाती है, मैनी फेसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस है, बैक्टीरियोफेज की, इसमें हेड है, टेल है, फाइबर्स हैं। फिर आ जाते हैं जी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पे, HIV, जो कि मेन इसके अंदर टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, एड्स से रिलेटेड है। सो इसके फीचर्स ये हैं कि जो RNA वायरसेस हैं ये DNA बना सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, यानी DNA से RNA बनते हैं, इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर दें तो RNA से DNA बन जाएगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रेट्रोवायरसेस के अंदर होते हैं, और इससे डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाता है और ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, और फिर ये होस्ट सेल के जीनोम के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट करके प्रो वायरस बन जाते हैं। देखिए, प्रो मीन्स बिफोर वायरस, यानी कि वायरस बनने से पहले की फॉर्म। तो ये जब अपने RNA से DNA बनाएगा और होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये उस वक्त तो वायरस तो नहीं ना, जस्ट उसका एक, आप कह लो कि सिर्फ उसका DNA होता है। इसलिए चूंकि अभी ये वायरस बना नहीं होता, इसलिए स्टेज को बोलते हैं प्रो वायरस। और ये फिर क्या करते हैं कि अगर चाहें तो होस्ट, जिस होस्ट सेल को ये अफेक्ट करते हैं उसकी प्रोजेनी में, उसकी नस्ल में भी आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, जब इनका DNA लगता है ना नॉर्मल सेल में, तो जाहिर है जब DNA के अंदर ये लगेंगे तो उसको ब्रेक करेंगे होस्ट के DNA को। तो होस्ट का DNA जब ब्रेक होगा, उसमें म्यूटेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से उसके अंदर कैंसर भी अराइज हो सकता है। अब ये एक पार्टिकल है HIV का, ठीक है। इसमें ये जो डायग्राम है ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, हमारी बुक में ऐसी नहीं है, लेकिन चलें ये थोड़ी बेहतर डायग्राम है कि देखिए, ये सरफेस एनवलप प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है जो कि इसने होस्ट के जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अपने रैप किया है।
ये लिपिड बायलेयर है, ये मैट्रिक्स है, ये इसका कैप्सिड है, इसमें आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इसके अंदर एंजाइम है। फिर एक इंटीग्रेज एंजाइम है, अभी हम पढ़ते हैं कि उसका क्या काम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। और इसके अंदर एक प्रोटीएज एंजाइम भी होता है, उसका रोल हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सो एड्स ये कॉज करता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। 1984 के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया, फिर 1986 में इसका नाम रखा गया। ये बड़ा होस्ट स्पेसिफिक है, इससे मुराद ये कि चिंपैंजीज में भी होता है लेकिन उनमें एड्स कॉज नहीं करता है, ह्यूमंस में कॉज करता है। अब एड्स के कॉमन सिम्टम्स क्या थे, सवेयर नमूनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर यानी ब्लड कैपिलरीज का कैंसर हो जाता है, ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं, कापोसी सार्कोमा, एकदम से बंदे का वेट गिर जाता है, लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस के साथ लड़ाई चल रही होती है इम्यून सिस्टम की, और जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। अब सवेयर नमूनिया क्यों हो जाता है कि इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह और दूसरे एजेंट्स लंग्स पे अटैक करके नमूनिया कर देते हैं। इनमें जो मेजर सेल्स हैं बॉडी में जो अफेक्ट होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स हैं और HIV सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यानी अगर एक पार्टनर को एड्स का इशू है और वो इंटरकोर्स करे दूसरे पार्टनर के साथ तो उसमें ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक बंदे को एड्स अल्लाह ना करे आप उसको ब्लड किसी और को लगा दें, इस तरह चला जाएगा। अगर माँ में ये वायरस है तो इससे ब्रेस्ट फीडिंग कुछ बच्चे में भी जा सकता है। फिर ये जो निडल्स यूज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, या जो जर्सी बंगी है कॉमन निडल्स को यूज़ करते हैं, या जो बार्बर्स हैं ये एक ही अगर ब्लेड को यूज़ करें तो देखें ना, एक कंपेन शुरू हुई थी कि ब्लेड अब तो खैर यूज़ करते हैं, पहले होता था कि एक ही ब्लेड से काम डाल लेते थे तो उसका भी नुकसान था। अच्छा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अलावा ये नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है, पहला है जी अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, कि ये HIV का जो वायरस है ये अटैच हो रहा है, एंटर होता है, उसके बाद अनकॉइलिंग करता है अपने प्रोटीन्स को और अपने जीनोम को ये सेपरेट कर देता है। अच्छा, अब जो टी हेल्पर सेल है ये वाला, इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स यानी प्रोटीन्स होती हैं, CD क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 4, इनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको बाइंड करते हैं और पेनिट्रेशन कर लेंगे। सेकेंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। अब ये वायरल RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए DNA बनाते हैं। इधर जब एक स्ट्रैंड RNA होगा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री DNA की बेसिस लग जाएंगी, ये बन जाएगा RNA DNA हाइब्रिड। फिर इसमें इस जो हाइब्रिड में RNA है इसको ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम में ब्रेक करेगा और फिर जो DNA का स्ट्रैंड रह जाएगा उसके ऑपोजिट एक DNA का स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये बन गया cDNA। ये cDNA फिर होस्ट के DNA के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाता है और इसमें इंटीग्रेज एंजाइम यूज होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रो वायरस। थर्ड स्टेज के अंदर वायरल RNA प्रोटीन की सिंथेसिस है। अब ये जो DNA बन गया है ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके पहले अपना RNA बनाएगा, उस RNA को बाहर ले जाएगा साइटोप्लाज्म में और वहां पे राइबोसोम को यूज करके अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और उसके बाद क्या असेंबली एंड रिलीज के फिर RNA और कैप्सिड प्रोटीन्स को असेंबल करेगा और उसके बाद अटैच होगा मेम्ब्रेन के साथ और यहाँ से बड ऑफ हो जाएगा, यानी ये लाइसिस नहीं करेगा, यहाँ से सिर्फ बड ऑफ हो जाएगा। अब देखो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हो रही है, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रही है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो होस्ट के ये न्यूक्लियस में कर रहा है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इंटरेक्ट करता है और फिर आगे बर्ड ऑफ हो जाता है। अब एड्स में ये प्रिवेंशन ये है कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड किया जाए ऐसे लोगों से, स्पेशली ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात हम कर रहे हैं कि अगर किसी को एड्स है तो उससे सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड किया जाए, किसी को एड्स है तो उसका ब्लड डोनेशन उससे ना ली जाए। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में जो को वर्कर्स हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि वो एक ही निडल से बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन ना करें। अगर आप शेव वगैरह करवाने जा रहे हैं कोशिश कर अपना ब्लेड साथ ले जाएं, लेकिन अगर नहीं लेके जाते तो उस बंदे को कहें बार्बर को कि भाई ब्लेड चेंज करें। एक दूसरे की कंघी यूज़ ना करें क्योंकि अक्सर लोगों को आपको पता है डैंड्रफ होती है, उनके सर में वो जख्म हो जाते हैं। जब आप वो कंघी करते हैं तो ब्लड उनके कॉम्स पे लग जाएगा। अगर अल्लाह ना करे आपको भी ये मसला है खुश्की का, आप करेंगे तो आप में ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा उसको सिर्फ पॉइंट चाहिए होता है एंट्री के लिए, कोई हज़ारों लीटर ब्लड तो नहीं चाहिए। तो इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी से करवाएं तो उसका टेस्ट करवाएं हेपेटाइटिस B, C का और एड्स का। तो ये तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। अब एड्स की मेडिसिन मौजूद है लेकिन उससे ये है कि HIV मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, ये है कि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। चूँकि एड्स डैमेज करता है टी लिम्फोसाइट्स को, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। और टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ही क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन करते हैं।
जब वही नहीं रहते, उन्हीं का नंबर कम हो जाता है, तो कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। तो एड्स कोई एक डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अच्छे तरीके से याद करो। उसके बाद ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, सिर्फ एक टेबल है, अगर आप याद कर लें डिफरेंट वायरल डिजीज, क्योंकि पहले सालों में आता रहा है तो रिस्क ना ले तो बेहतर है और आसान सा। देखिए इसमें मीजल्स है, पॉजिटिव एजेंट एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, और ये किसका फैमिली से चालू रहता है, पैरामेक्सोवायरस। इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन होल बॉडी। ये ना याद करें, मैं बताता रहूँगा क्या क्या याद करना आपने इसमें। ऐसे क्योर, रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, विटामिन ए सप्लीमेंट, जो मोस्टली आपने चीज़ याद रखनी है वो ये इन्फॉर्मेशन इसमें आपने याद रखनी है। फिर मम्स है, ये एनवेलप्ड आरएनए वायरस, इनका भी ताल्लुक पैरामेक्सोवायरस से है। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या, फीवर है, हेडेक है, मसल एज, वीकनेस, फैटीग, पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक। क्योर क्या है, ये रेस्ट करें, पेन किलर्स हैं, इंडिको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, वो कान के नीचे वो दोनों साइड से फूल जाता है, इसको बोलते हैं मम्स। पोलियो, ये आरएनए वायरस है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर इन्फ्लेम हो जाता है, बैक बोन स्टिफ हो जाती है, नेक और जो नेक और पेन के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, सिम्टम सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि अगर चंद एक के लिखते हैं बाकियों के ना लिखें तो आप लोग कहोगे जी कि बाकियों के नहीं लिखे। उसके बाद हर्पीज है, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 2 आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में 1 आपने चैप्टर 5 में पढ़ी है। तो वो ये एक एनवेलप डीएनए वायरस है, और इसमें क्या होता है कि वैस्कुलर लेजन्स इन एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल डिजीज, यानी एक्टोडर्म से जो हिस्से बनते हैं ब्लड वेसल्स के, एक्टोडर्म से बनते हैं ना ब्लड वास्कुलर सिस्टम, तो उससे रिलेटेड जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर जो उनके साथ जो ब्लड वेसल मौजूद है, उनके अंदर ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है छोटी छोटी, और रेड स्पॉटिंग आना शुरू हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है जी। उसके बाद हेपेटाइटिस है ए, उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, ये नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। इसमें फीवर है, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डस। मेडिकेशंस क्या हैं, ये ऐसी मेडिकेशन है जो कि वॉमिटिंग, नोजिया को कम करती है। इसके अलावा हम एंटीबॉडीज भी इसमें लेते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, सीरम हेपेटाइटिस को बोलते हैं, इसमें एनवेलप्ड डीएनए वायरस है, इसमें फैटीग है, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डस है, एंटीवायरल मेडिकेशन इंटरफ्रॉन है, और अगर लीवर खराब हो जाए अल्लाह ना करे तो लीवर ट्रांसप्लांट। हेपेटाइटिस सी है, इसको नॉन हेपेटाइटिस ए, नॉन बी हेपेटाइटिस बोलते हैं। एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, ये क्रॉनिक लीवर डिजीज में चला जाता है, लीवर कैंसर में ले जाता है। इसमें भी इंटरफेरॉन और एंटी वायरल मेडिकेशन है। हेपेटाइटिस डेल्टा हेपेटाइटिस की एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, जॉन्डस, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन इसमें प्रोड्यूस होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अगर किसी का हेपेटाइटिस बी है तब उसका हेपेटाइटिस डी हो सकता है। इलाज इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन एक्चुअली वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन चूँकि वो लीवर डैमेज हो जाता है तो फिर बाहर से जैसे इंसुलिन लेते हैं इस तरह की फॉर्म में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। हेपेटाइटिस ई है, नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस, इसके सिम्टम्स के जॉन्डस, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें चाहिए होता है, ज़्यादा डैमेजिंग नहीं। और पिग इसका सोर्स है, अगर अल्लाह ना करे पिग मतलब लोग खाते ही हैं तो उससे ये हो सकता है। हेपेटाइटिस जी है, एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, सिम्टम्स कोई नहीं है और इसके लिए अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं बताया गया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, जो पोलियो वायरस है ना बच्चों, वो एनवेलप्ड वायरस नहीं है, दैट इज नॉन एनवेलप्ड वायरस। ठीक है जी, तो इसको आपने याद रखना है कि ये नॉन एनवेलप्ड वायरस है। ये था वायरस, वायरोलॉजी के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।